हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम अपना हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो क्लास रहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आज की क्लास में जो है मैं अपने क्वांटम नंबर्स जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो ये क्लास जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के बिहाफ से। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोज़ को देख रहे हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए बच्चों, क्या था कि जो हमारा अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, जो ड्यूल नेचर तक हमने जितना भी पढ़ा था, जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफेक्ट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमने अदर जो भी टॉपिक्स पढ़े, वहाँ से हमारे पास एक प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। वहाँ से आपने लिमिटेशन भी देखी होगी कि वो जो सभी थ्योरीज थी वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल थी। किसके लिए? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है किसकी नीड हुई बच्चों? देयर इज़ अ नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की नीड हुई। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली में ये होती क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पे नीड हुई हमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, उनका स्पेक्ट्रा या फिर उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पे नीड हुई है। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअली में होती क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स इन डिटेल तो आप जाकर जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जो स्क्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन है वो मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में। क्लियर है? तो देखो, फर्स्ट थिंग तो यही कि हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है, हमारी जो क्वांटम मैकेनिकल जो केमिस्ट्री है उसकी हमें नीड क्यों हुई? तो उसकी नीड हमें किस लिए हुई? माइक्रो मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक जैसे आप यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको आप कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई भी यानी मॉलिक्यूल को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर हो रहा है? जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो ओनली किसके लिए था? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए आपने पढ़ा था वो क्या था? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल जो केमिस्ट्री थी वो हमारी किसको एक्सप्लेन कर रही थी? ओनली मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल थी। बट जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और हमारा जो इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री में पढ़ने का जो नज़रिया, वो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही बेसिकली समझते हैं, कि या तो केमिकल को केमिस्ट्री समझते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को समझते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स developed by Erwin Schrödinger in 1926. He was explain wave motion of particle by using a wave equation। क्या किया था? ये जो था हमारा मैथमेटिकल भी उसने प्रूव किया था कि जो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की गई थी वो 1926 में एरविन स्क्रॉडिंगर ने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया था। उसने किसके बिहाफ पे इसको एक्सप्लेन किया था? वेव मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बिहाफ पे उसने हमारी जो है एक वेव इक्वेशन दी है, उसको एक्सप्लेन हम यहाँ पे करेंगे। वो इक्वेशन क्या है? वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in 3-dimensional around the nucleus. He put a
put a equation by using name Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation. This equation is heart of quantum मैकेनिक्स. एक इक्वेशन दी है उसने, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड 3D में, यानी कि तीनों ही डायरेक्शन में x, y और z, तीनों डायरेक्शन में 3D बोलेंगे बच्चों, हम इसको 3 डायमेंशनल जो बोलते हैं. तीनों डायरेक्शन में जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो उस टाइम पे जो उसने एक इक्वेशन जनरेट की जिसका नाम भी क्या है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये इक्वेशन जो हमारी है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट है. एक्चुअली में जो ये इक्वेशन का डेरिवेशन कहाँ से निकला ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, यहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी वो ध्यान रखना है कि कौन सा जो सिंबल है वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम अगर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो वो होती है बच्चों कर्ली स्क्वायर साई अपॉन dx x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन में h इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन बच्चों. ठीक है, यही रहेगी. देखिए एक्स वाई जेड हमने यहाँ पे क्यों जो है शो किए हैं, वो इसलिए शो किए हैं कि जो हम 3D में अपने इलेक्ट्रॉन का मोशन यहाँ पे स्टडी करें. कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0. ये रहेगा बेसिकली जो है हमारी इक्वेशन. यहाँ पे जो है बच्चों आपका ये एच जो है ये भी स्क्वायर में आएगा. क्लियर है. तो देखिए यहाँ पे आपका जो अब ये एक्स वाई जेड जो है ये क्या है, हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं. कोऑर्डिनेट्स अलोंग 3D, यानी कि तीनों डायरेक्शन के अलोंग जो हमने ये कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए हैं एक्स वाई और जेड. साई हमारा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ये रहेगा. क्लियर. एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. देयर इज अ m mass of electron and h Planck's constant. H is Planck's constant and E energy and V potential energy. V is potential energy. क्लियर. यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे नोट किया है वो सब चीज़ें ये रहेंगी. और जो हम ये बार बार मैं ये बोल रही हूँ कर ली, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज होता है, यानी कि स्मॉल चेंज के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर रहे थे डेरिवेशन करने के लिए. आप जो है ये डेरिवेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इंटीग्रेशन इस टाइप से आप पढ़ेंगे. तो ये जब आप इस इक्वेशन का डेरिवेशन करें तो ये डबल डेरिवेटिव में हमें ये इक्वेशन मिली है. फाइनली जो ये इक्वेशन हमें ये ड्राइव करके जो मिली है डबल डेरिवेशन से मिली, इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया. जो भी स्मॉल चेंज आया था हमारे उसका इलेक्ट्रॉन के पोजीशन का, उसका जो मोशन था उसमें जो भी स्मॉल चेंज आए थे वो हमने कर्ली से वहाँ पे शो किए हैं. और ये जो है यहाँ पे आपका कर्ली स्क्वायर यानी कि जो आपने किया है इनका डबल डेरिवेशन किया है, तब आपको फाइनली ये इक्वेशन मिली है. ठीक है, तो आगे देखते हैं. देखो बच्चों मैंने अभी बताया आपका जो ये है कर्ली स्क्वायर साई अपॉन में कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, यहाँ पे डबल डेरिवेशन ऑफ साई ये रहेगा हमारा. यहाँ पे जो आपका ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ये एक बार तो किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के, एक बार वाई के और एक बार जेड के. इस टाइप से इक्वेशन ड्राइव की गई है. ई जो मैंने बताया अभी आपको ये क्या होगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी हमारे पास ई. अब देखिए इसको ही, इसी इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिखते हैं क्या, एच साई वेक्टर एच साई इज इक्वल टू ई साई. ये एच अब क्या आ गया, ये आपका जितनी आप कंप्लीट एक इक्वेशन लिख रहे हैं ना उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं एच. एच होता है हैमिल्टोनियन
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अभी आपकी 11th क्लास है, स्टार्टिंग है बच्चों, इससे डरना नहीं है कुछ भी, इसका भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है। सिर्फ आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के बिहाफ पे जो हम क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो जब आप उसके बैकअप में जाएंगे तो आपको स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन मिलेगी। जब इसके भी बैकअप में जाएंगे आपको तो 1D सिस्टम, 2D सिस्टम और 3D सिस्टम आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्टडी करके आएंगे। क्लियर है? तो जब उनका आप वो सिस्टम स्टडी करेंगे जो कि आपको हायर क्लासेस में स्टडी करना है, वो सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलती है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। फिर इससे आगे का जो स्टोरी है वो हम 11th क्लास में अभी डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है आपके लिए थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि जो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो ये एडजस्टमेंट कर रखे हैं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से डायरेक्ट हमें ये एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे अभी 11th क्लास में जो हैं उनको वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं ये सिंबल देखकर कि एक्चुअली में ये सब कुछ है क्या। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी फेयर नहीं करना, इनसे कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन है जो आप मैथ्स में भी बहुत सारी इक्वेशन स्टडी करेंगे, ठीक है। सिर्फ फर्क ये है यहाँ पे हम इनके नाम अजीबोगरीब ले रहे, कोई साई है कोई करली है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इनको अपने वे में भी कोई और भी नाम रख के इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो बस बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है उसका यूज़ करके हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसने मॉडल ऑफ एटम को जो है एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस टाइप से न्यूक्लियस के अराउंड रहता है, उसको एक्सप्लेन किया है किसने, क्वांटम मैकेनिक्स ने। और क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हैं ना, रियली में इट्स वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी है। ये 3D में आपको लेकर जाती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। क्लियर है? तो देखो इसमें अब आगे, इससे आगे ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। देखो ये एच जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है ये आपके कंप्लीट इन सभी के लिए है, ठीक है। जो आपका इसके अंदर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका मीनिंग भी यही है आपकी ये इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या रहेंगी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की, वो देखते हैं। यहाँ पे हम जो ये साई ये बात जो कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो मैंने अभी बोला था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, यानी कि जो आपकी वेव जो इस टाइप से बनेगी, जो हम ये वेव की बात कर रहे हैं बच्चों, ये वेव क्या शो कर रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे इलेक्ट्रॉन के पाने की, वो आपने एक बार देख लिया एक्स डायरेक्शन के अलोंग, एक बार आपने वाई के, एक बार आपने जेड के। यानी कि हम अगर उसके इलेक्ट्रॉन की बात करें न्यूक्लियस के अराउंड तो वो 3D में है, आपका एक्स डायरेक्शन में भी मिल सकता है, वाई में भी और जेड में भी, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग आपको इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। इसलिए हमने जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन में उसके एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी और जेड के अलोंग भी, तीनों के अलोंग ही हमने उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो जो अब देखिए वो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन हमें कैसे यूजफुल है कि जो वहाँ पे ये साई फैक्टर आप स्टडी करें, ये क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा जो है पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे। जैसे आप देखें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे घने बादल छा जाते हैं आसमान में, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता है बारिश होगी। अगर ज़्यादा गहरे बादल आ जाते हैं तो हमारा मानना यही होता है कि बारिश आएगी, बट कई बार क्या होता है कि वो बारिश नहीं आती और हवा के साथ यूं के यूं चले जाते हैं। यानी कि आप एक्यूरेट तो नहीं थे, ओनली सर्टेनिटी थी। आप क्या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो है बिल्कुल 100% हम श्योर नहीं है कि ऐसा हो सकता हो, ठीक है। हाँ 99% श्योर थे कि हाँ अगर इतने गहरे क्लाउड हैं तो मे भी पॉसिबल है कि रेनफॉल हो जाए, बट वहाँ पे हुआ क्या कि तेज़ हवा आई और बादल जितने भी क्लाउड्स हैं उन सभी को ले गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जो आपके माइंड में ये था कि 99% जो आप श्योर थे वो फेल हो गया इस केस में। क्लियर है? तो यही क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप 99% पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये कहाँ है, 100% आप पता नहीं लगा सकते। ये हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला था, ठीक है, और वही हमारा यहाँ पे अप्लाई रहेगा। अब क्या कीजिए, आप जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना एक्चुअली में न्यूक्लियस के अराउंड, वो कैसे होता है, अब बहुत सारे जो है कोई भी सीड्स ले लीजिए, किसी भी प्लांट्स के या फिर किसी भी चीज़ के आप सीड्स ले लीजिए, और उन सीड्स को आप जब डालते हो तो आप देखेंगे सेंटर में काफ़ी ऊंचा उठ जाता है और साइड में यूँ गिरते 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 वो क्या हो जाते हैं, दूसरे से काफ़ी दूर तक यूँ फैल जाते हैं। यूँ 3D में होता है सब कम्प्लीटली वर्क,
सेंटर में सबसे ज़्यादा मिलता है आपको वो सीड्स की अमाउंट, और बट जब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होता है, वो टोटली जो है उसके फाइंडिंग ऑफ जो सीड्स है वो कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी। और यहाँ तक जाएंगे आप, इस बाउंड्री तक जाएंगे तो और भी क्या होती जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सीड्स वेरी लेस। जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर जाएंगे तो जो वो सीड्स की जो प्रोबेबिलिटी थी फाइंड करने की वो क्या हो गई, लेस हो गई एज कम्पेयर टू सेंटर। सेंटर में आप जैसे देखो, मैंने ये बोला कि अब बहुत सारी सीड्स हैं आपके पास, आप उनको ज़मीन पे यूँ डालते हो, तो जो सेंटर में है वहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा आपको, और साइड में जो फैलते 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 दूर तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के केस में। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो है न्यूक्लियस के अराउंड, जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस हमारा कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके अराउंड जो होता है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है पाने की। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलेगी, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, यानी कि 99% आप क्या पता लगा सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है तो हमें कहाँ जाना होगा, न्यूक्लियस के पास जाना होगा। ठीक है, यानी कि हमें सेंटर के पास जाना होगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D में कहाँ मिलेगा आपको, सेंटर के पास में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें। ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में आप जाकर देखेंगे तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, सेंटर के पास में। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बट देखो मैंने बोला 99% मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जो पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि दैट्स वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स है वो, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको जो है कैच नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने की वजह से आप जो है उसको एक्चुअली में 100% नहीं देख पाएंगे, बट हाँ 99% हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रहता है। आप एक ट्यूब ले लीजिए। ठीक है, इस ट्यूब में हमने जो है एक क्या रख दिया, यहाँ पे पिजन रख दिया, पिजन। ठीक है, पिजन रखा आपने, इसके अंदर रख दिया, वो इधर उधर घूम रहा है बट ऊपर नहीं उड़ सकता वो। ठीक है, जैसे ये, इसका कलर जो है वो वाइट रहेगा। ये है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे टीचर्स ने भी हमें दिया था। तो ये जो पिजन है ये क्या करेगा, जो वाइट कलर का है। ठीक है, अब ये जब आपका इधर उधर राउंड लगा रहा है स्लोली मोशन में, तो आपको जो है ईजिली उसके हर पॉइंट का पता लग रहा है। यूँ हर पॉइंट पे जब वो स्लोली मोशन में है तब वो, तो आप हर पॉइंट पे देख पा रहे हैं कि अब पिजन यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, ऐसा कुछ देख पाते हैं। बट अब उसकी स्पीड आप इतनी बढ़ा दें, बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ा दें, तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, एक वाइट कलर का स्मोक दिखाई देगा कि पिजन तो हर जगह है। ठीक है, क्या आपको कैसा दिखाई देगा, वाइट कलर का स्मोक दिखाई देगा, बट एक्चुअली में अगर वो बैठा यहाँ पे है, एक्चुअली में वो यहाँ पे और यहाँ से इधर मूव कर रहा है, यहाँ से इधर मूव कर रहा है। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो पिजन है वो सेंटर में है और वो इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, बट उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो तो यहाँ पे दिखाई देगी आपको, यानी कि मैक्सिमम जो स्मोक है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, सेंटर में दिखाई देगा। और जैसे जैसे हम इधर कॉर्नर की साइड जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्मोक की जो अमाउंट होगी वो क्या होती जाएगी, इधर कम होती जाएगी, और इस कॉर्नर की साइड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस वाइट स्मोक की आपको कहाँ मिली, यहाँ पे मिली। तो आपका अंदाज़ा क्या जाएगा कि हम जो है यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे पिजन को जो है पकड़ सकते हैं। एक्चुअली में जो मोस्टली जो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो इस केस में आप क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी आपका ऐसा ही है, जब उसको इतना स्मॉलेस्ट आप उसको देख ही नहीं पा रहे, वो ऐसे रोटेट करता जा रहा है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको कहाँ मिलती है, अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर हुआ। अब जो अराउंड द न्यूक्लियस वो कैसे रहता है, जैसे वो किसी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है एवरी मोमेंट। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिट और एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो टर्म्स निकल के आ रही हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ऑर्बिट एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों क्या होते हैं, ये टर्म्स हमारे लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसने क्या बताया। आई रिपीट अगेन, जो साई फैक्टर है वो क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम मैंने अभी बताया कि जैसे बहुत सारे क्लाउड्स जब आ जाते हैं तो हमें उसके हम कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं बता सकते, अनसर्टेन है हमें नहीं पता। 99% हम श्योरिटी दे देते हैं। कई बार क्या होता है, क्लास में कोई टॉपर होता है तो जो टीचर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि 99% है, यही बच्चा टॉप करेगा। ठीक है, बट कई बार क्या हो जाता है, गलत भी हो जाता है, कोई और बच्चा पीछे से जो अपना हार्ड वर्क किए हो रहता है और वो आगे निकल जाता है। क्लियर है, तो उस केस में जो है यहाँ पे हम सर्टेनिटी यानी कि 99% तो हम बोल सकते हैं, बट हम अनसर्टेन है, अभी 100% नहीं बोल सकते।
क्लियर है। तो ऐसा ही कुछ क्या है उस इलेक्ट्रॉन का है, जब आपने सीड्स डाले तो सेंटर में आपको ज़्यादा मिले, बट दूर तक जब आप जा रहे हैं तो आपको कम मिलते जा रहे हैं। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, बट जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, सेकंड पॉइंट हमारे माइंड में ये आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक किस में, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। क्यों, कैसे आया माइंड में, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन के अलोंग जो है उसको स्टडी किया है। तो हो सकता है वो ऐसे रोटेट करा, हो सकता है वो ऐसे रोटेट करा। बोर ने प्लैनेट सिस्टम का जो एग्जांपल दिया था काफ़ी अच्छा दिया था। प्लैनेट सिस्टम जैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ही रोटेट करता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो आपका एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से अब जो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है उनको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं ऑर्बिट, और एक टर्म हमें साथ में और स्टडी करने हैं यहाँ पे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिट और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, हम बात करते हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। एक पॉइंट ये क्लियर कर देती हूँ, अपनी 9th क्लास में जो है KLMN ये शेल्स पढ़े होंगे। ठीक है, ये जो शेल्स आपने पढ़े हैं ना, इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्लियर है। ये क्या होगा, हमारा सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ अराउंड द nucleus. This is the circular path around the nucleus where electron move. Clear? अगर हम ऑर्बिटल की बात करते हैं बच्चों, तो जो ऑर्बिटल होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट यही लिख सकते हैं, 3D path of electron, 3D path of electron where probability of finding electron, where probability of finding electron maximum। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन जैसे हम ये न्यूक्लियस ले लेते हैं। ठीक है, इसके अराउंड ये जो पाथ है ये हमारा क्या है, ऑर्बिट है, जिसको आपने क्या नाम दिया था, के शेल। ये के शेल है हमारा ऑर्बिट है, यानी कि इस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। क्लियर है। अब जो ऑर्बिटल है ना वो इस ऑर्बिट के अंदर ही होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल जो है इस ऑर्बिट के अंदर ही मिलेंगे। क्लियर है। ऑर्बिट इस ऑर्बिटल जो रहेंगे वो ऑर्बिट के अंदर रहेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं जनरली, हम इनको क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों, क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे, जो आपके ऑर्बिट के अंदर सेटअप है, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, एक अच्छा खासा डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि आप जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ऑर्बिट के केस में वो 2n² से निकाल लेते हैं कि फर्स्ट सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड में कितना आएगा और थर्ड में कितना आएगा। बट जबकि अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में रहेगा। क्या, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अगर हम ऑर्बिट की बात करें, इसकी कोई भी जो है फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है, क्या बोल रही हूँ, ये जो है इसकी कोई भी एनी डायरेक्शन कुछ नहीं होता इसका। अगर हम बात करें तो हम इसको आप लिख सकते हैं, ऑर्बिट डोंट हैव एनी डायरेक्शन, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शनल लेस है। बट इधर अगर हम बात करें तो देखना, अब जो ऑर्बिट आपके KLMN शेल थे उसमें आप यहाँ पे नामकरण हम उनका करेंगे S, P, D एंड F से। इस टाइप से हम इनका नामकरण करेंगे, ये इन्हीं के अंदर के पार्ट हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब थर्ड पार्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो S ऑर्बिटल आएगा ना बच्चों, जो S नाम से ऑर्बिटल मिलेगा आपको, वो तो हमारा डायरेक्शनल लेस रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, डायरेक्शनल लेस रहेगा। बट बाकी जो होंगे उनकी एक अपनी फिक्स डायरेक्शन होगी, फिक्स डायरेक्शन होगी अलोंग X, Y एंड Z, किसी भी एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनकी जो है
अपनी वो जो क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर देंगे, यानी कि हो सकता है वो एक्स के अलोंग दे, वाई के अलोंग दे या जेड के अलोंग दे। तो जो मेन डिफरेंस आएगा ना ऑर्बिटल और ऑर्बिट में, वो क्या आएगा, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं 2n² से, यहाँ पे फिक्स रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड थिंग क्या, ये डायरेक्शनल लेस रहेगा। जैसे हम KLMN शेल की बात करते हैं, ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, यानी कि सभी के सभी आप क्या दिखा रहे हैं, सर्कुलर पाथ में दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और हमारे लिए अब इस क्लास में पढ़ना यही इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप क्या रहेगी, उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स जो है कि कैसे क्या फिल करेंगे, ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपने ये टॉपिक नहीं समझा, आप कभी भी लाइफ में केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे, ये एक फैक्ट है। क्योंकि यहाँ से आपका जो आपने जितने भी एलिमेंट्स आपने अभी तक पढ़े हैं केमिस्ट्री में, 9th 10th में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपका वो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एलिमेंट्स के आगे की जो कैसे क्या उनकी शेप होती है, एक्चुअली में एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो सब हमें अब यही बताएंगे। और ये समझना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो चलो हम देखते हैं अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्चुअली में ये कैसे क्या होते हैं। तो उससे पहले बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मैंने ये बात की SPDF, ये कहाँ से जनरेट हुए। पॉइंट ये है कि SPDF मैंने ऐसे ही लिख दिए, ये कहाँ से क्या जनरेट हुए हमें वो देखना, तो वो देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जनरेट हुए हैं उसके पीछे का जो रीजन रहा है दैट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो देखिए जो क्वांटम नंबर हैं, अब ये क्या होते हैं, ये एक और नई बुला आ गई हमारे सिर पे कि ये अब क्या होता है। कुछ नहीं बच्चों, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की प्रॉब्लम आएगी, वो आप कंसंट्रेट कीजिए। जैसे हमने बात की थी क्या, न्यूक्लियस के अराउंड ये KLMN शेल की बात की थी, ठीक है। और इनके अंदर मैंने अभी बात की, जैसे ये K शेल है और K शेल के अंदर के पार्ट्स हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स जो हैं अलग अलग शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप होती है इनकी, ओरिएंटेशन जिनको आप बोल देते हो, क्या ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन वर्ड यूज़ करेंगे आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग। इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंट होगी, एनर्जी डिफरेंस आएगा, शेप डिफरेंस होगी। ये जो डिफरेंसेस आएंगे, हमारे पास मैनी ऑर्बिटल्स होंगे, जिन ऑर्बिटल्स को हम कैसे समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वांटम नंबर रहेंगे वो 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर रहेंगे। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, मैं स्टार्टिंग से ही एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर बाद में जो इसका सेकंड पार्ट थर्ड एक बार वैसे ओरली में बता देती हूँ। एजिमुथल क्वांटम नंबर रहेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसका हमारे पास एक और भी नाम रहेगा, एंगुलर क्वांटम नंबर भी रहेगा। थर्ड वन रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ वन रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो ऐसे जब मैं नाम लेती जा रही हूँ कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलो हम देखो अपने पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। तो ये क्या बताएगा, जो फर्स्ट जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं बच्चों। पहले तो माइंड में ये रखिए, किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से। यहाँ पे जो n रहेगा वो आपका स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारा जो n रहेगा वो कोई भी नंबर हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये हमें क्या बताएगा, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, सेकंड पॉइंट हमें बताएगा इट्स टेल्स अबाउट द, इट्स टेल अबाउट द मेन शेल, टेल्स अबाउट द मेन शेल। मेन शेल जैसे कि आपके क्या थे, KLMN, ये शेल्स जो हैं इनके बारे में बताएगा। सेकंड वन, थर्ड वन ये क्या बताएगा कि जो सब शेल्स हैं, यानी कि जो इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, इनके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे उनको बताएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, n²। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट टेल्स अबाउट सब शेल्स, वो n² से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फोर्थ वन, इट एक्सप्लेन एनर्जी। जो एनर्जी था आपका कौन सा फॉर्मूला था, En, बोर मॉडल का हम यूज़ करेंगे, -13.6 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। हम इसी की हेल्प से जो अपना एनर्जी
भी डिफरेंशिएट, एनर्जी का क्या डिफरेंशिएट रहेगा, किस सेल का, फर्स्ट सेल का सेकंड सेल के बीच में, वो भी हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग रहेगी वो हम किससे निकालेंगे, 2n² से। मेन शेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हमें निकालना है 2n² से। ऑर्बिटल का मैं पहले बता चुकी हूँ, फिक्स रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम एक ऑर्बिटल में, ठीक है। तो देखो अब आगे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ हमें क्या क्या बताएगा, मेन शेल के बारे में बताएगा, उसके अंदर सब शेल कितने रहेंगे वो बताएगा, एनर्जी डिफरेंशिएट हम यहाँ से कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे एक मेन शेल में वो हम यहाँ से बता सकते हैं। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं बच्चों, क्या n इज इक्वल टू आपका 1 आया, तो मैंने यहाँ पे लिखा n², 1 का स्केयर, यानी कि k शेल में एक ही सब शेल है, कितना है, एक ही सब शेल रहेगा हमारा k शेल में। अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्केयर करेंगे 4, यानी कि L शेल में कितने सब शेल है, अब हमारे पास 4 सब शेल है बच्चों, 4, ठीक है। समझ में आया होगा ये, यहाँ पे n² में n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे और सब शेल यहाँ से निकालते जाएंगे। जो सब शेल आप यहाँ पे काउंट करें वो हमारे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है। चलो आगे देखो तो बच्चों सेकंड हमारे पास रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये नाम एक्चुअली मुझे तो अच्छा लगता नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो मैं जो इसको स्टडी करती हूँ एंगुलर क्वांटम नंबर से स्टडी करती हूँ बच्चों, एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, क्लियर। ये दोनों ही नाम रहेंगे इसका, एजीमुथल भी और एंगुलर क्वांटम नंबर भी। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल l से। अब l क्या होता है, n-1 होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर रहेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने वहाँ पे बात की थी किसकी, देखो एक बार मैं वो n² फॉर्मूले से सब शेल की बात कर देती हूँ। इधर जब आपका n इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्केयर 1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 का स्केयर आपके पास यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि 4 सब शेल रहेंगे, ये 1 सब शेल रहेगा। अगर 3 की बात करें तो यानी कि 9 सब शेल रहेंगे। इस टाइप से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब शेल रहेंगे उनके, ठीक है। तो अब देखिए हमें देखना है l, जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा आपका l, 1 - 1 0, यानी कि l आपका कितना आया बच्चों, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। और जब भी आपका l 0 होगा, ध्यान से समझना बच्चों, मैंने ये बोला जब भी आपका l 0 होगा वो आपका जो ऑर्बिटल का हम यहाँ पे नाम देंगे s ऑर्बिटल, क्या s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल है, p है, d है, f है, वो कौन बताएगा, l बताएगा बच्चों, l बताएगा, एंगुलर क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। एंगुलर क्वांटम नंबर अगर आपका 0 आ रहा है यानी कि l आपकी वैल्यू 0 आ रही थी, यानी कि आप s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप पुट करते हैं n की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं, 2 - 1 आएगा, 1 आया। जब आप l इज इक्वल टू 1 की बात करें तो यानी कि आप p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी, p ऑर्बिटल की। जब आपकी l की वैल्यू 1 आएगी तो हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपका 3 - 1 करेंगे यानी कि 2 आएगा l, जब हमारा l इज इक्वल टू 2 आया तो हम किसकी बात करें, d ऑर्बिटल की, किसकी बात करेंगे बच्चों, d ऑर्बिटल की, ठीक है। जब आपका 4 - 1 आएगा, यहाँ पे आपका आ गया 3, l इज इक्वल टू 3 आएगा तो ये आप बात करेंगे f ऑर्बिटल की, ठीक है। यहाँ पे आपका जो s p d f ये स्मॉल लेटर रहेंगे, क्योंकि अगर आपने इनको यहाँ पे कैपिटल लिख दिया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, क्यों, क्योंकि ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल में टर्म सिंबल के नाम से एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो हमेशा ही जब आप ऑर्बिटल को डिनोट करेंगे तो स्मॉल लेटर से यहाँ पे डिनोट करेंगे, क्लियर है। तो देखो l की वैल्यू हम यहाँ से n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और l की निकालते जाएंगे। तो हमेशा याद रखना है क्या, जब l इज इक्वल टू 0 होगा तो हम किसकी बात करें, s ऑर्बिटल की बात करें। l इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम किसकी बात करें, p ऑर्बिटल की बात करें। l इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो हम किसकी बात करें, d ऑर्बिटल की बात करें। और l इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो हम f ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है। मेनली हमें यही पढ़ना है। और एंगुलर क्वांटम नंबर आप कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ से पता लगा होगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे अपना जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर और सब शेल है उनका रिलेशन देखते हैं एक बार। कैसे, यहाँ पे आप लिख लीजिए n की वैल्यूज़, यहाँ पे आप लिख लीजिए l की वैल्यूज़, और यहाँ पे लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब शेल, क्लियर है। तो देखिए n जब आपने 1 लिया
तो L का फॉर्मूला है n-1, ये माइंड में रख के चलना है। n आपने 1 लिया है तो यहाँ पे आपका L कितना आया 0, यानी कि किसकी बात करें हम, s ऑर्बिटल की। ठीक है, जब आपने क्या किया n = 2 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 1। बच्चों देखो आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 ही काउंट नहीं करना, इसके साथ में 0 भी रहेगा। 0 और 1 दो वैल्यूज रहेंगे यहाँ पे, एक तो 0 और एक 1, यानी कि हम किसकी बात करें, s की और p की। 0 से तो कौन सा ऑर्बिटल निकल कर आया, s आया, और 1 से कौन सा निकल कर आया, p आया। ठीक है, अब देखो n = 3 की बात करें तो अब आपका आ जाएगा 0, 1 और 2। क्लियर है, 0 आपका था, यहाँ से आपका कितना आएगा 3 - 1 करेंगे 2, 0 से 2 तक, यानी कि आपका कौन कौन सा ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे s, p एंड d। ये 3 ऑर्बिटल यहाँ से निकल कर आए, कैसे, 0 से s, 1 से p, 2 से d। ठीक है, अब अगर आप n = 4 पुट करते हैं तो 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा s, p, d एंड f। समझ आया होगा बच्चों, n से l का रिलेशन ये निकालकर हम अपने सब शेल बता सकते हैं कि जैसे अगर आप फर्स्ट मेन शेल की बात करें, जैसे k शेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो k शेल में आपके पास ओनली एक ही सब शेल रहेगा, कौन सा, s रहेगा। अगर आप l सब शेल की बात करें तो वहाँ पे l मेन शेल, सॉरी l जो है आपका मेन शेल रहेगा। जब आप l मेन शेल की बात करें तो वहाँ पे 2 सब शेल्स आ रहे हैं, s और p। जब आप m की बात करें तो वहाँ पे 3 सब शेल्स है, उसके अंदर s, p एंड d। और जब आप 4 की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, s, p, d एंड f। ठीक है, ये 4 सब शेल यहाँ पे रहेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, अगर आप इनको ऐसे ध्यान नहीं रख सकते तो आप देखो इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना है उतना ही सब शेल आ रहे हैं। 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 सब शेल, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 सब शेल, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 सब शेल। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी L की वैल्यू 0 आ रही है तो आपको ये अंडरस्टूड रहेगा आपके माइंड में कि आप s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अगर आपकी L की वैल्यू 1 निकल के आ रही है कहीं से तो अंडरस्टूड रहेगा कौन कौन सा वहाँ पे मिल सकता है आपको, s और p दोनों ही मिल सकते हैं। और बेसिकली अगर हम L = 1 बात करें तो p की बात करें, हम L = ओनली 2 की बात करें तो d की बात करेंगे, L = 3 की बात करें तो f की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ सबशेल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप कितने फिल करेंगे सबशेल के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 4l+2। 4l+2, l आपको पता ही है क्या है, एंगुलर क्वांटम नंबर। जब देखिए l आपका जब 0 है, अगर हम यहाँ पे हम फर्स्ट सबशेल की बात करते हैं बच्चों, जब आपका l क्या है 0 है, यानी कि आपका जो मेन शेल जो है, मेन शेल में आपका L = 0 है, फर्स्ट मेन शेल में, उसमें आपने जब यहाँ पे L = 0 पुट किया यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल में आपके ओनली कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पे हम L = 1 पुट कर लेते प्लस में 2, यानी कि सेकंड में जब आपका L = 1 है तो हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि L = 1। L = 1 की बात की आपने तो यानी कि आप p की बात करें, अंडरस्टूड होगा ये। तो देखो L = 0 की बात करें, s की बात करें, s सब शेल की बात करें, s सब शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, p में यानी कि L = जब आपने 1 पुट किया तो मैक्सिमम p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब आप बात करते हैं 4 × 2 की, L की वैल्यू आपने 2 पुट की, यानी कि d की बात करें हम तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि d में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। बच्चों ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। अब वो बात नहीं है कि आपने 288 की फिलिंग करके दिखाई, नहीं, अब आपको s, p, d, f में फिलिंग करनी है, तो जो कि यहाँ से आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए L की वैल्यू अगर आपके पास 3 आ गई प्लस में 2 तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि मैक्सिमम जो f है, f ऑर्बिटल जो रहेगा उसमें आप मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, d में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। अब बच्चों माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो मैंने बोला था कि ऑर्बिटल्स में ओनली हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो जो p है ना ये नॉन डायरेक्शनल है, सॉरी डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल नहीं, ओनली s आपका नॉन डायरेक्शनल होता, बाकी ये इन सभी में डायरेक्शन मिलेंगे आपको। p जो आपका लाई करेगा वो x के लॉन्ग भी करेगा, y के लॉन्ग भी करेगा और z के लॉन्ग भी करेगा, तो 3 हो गए ना, 3 उसके अंदर जो है सब शेल हो गए, px, py, pz, तो तीनों में एक में हम 2 ही भर सकते हैं,
और 3 में कितना भरेंगे हम, 6 भरेंगे, ठीक है। ऐसे डी में हम देखेंगे अभी शेप जब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की, तब आप देखेंगे इसमें 5 मिलेंगे, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही हम भर सकते हैं। देखो बच्चों कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ माइंड में आपको ये रखना है कि हमें जो है एस में 2 भरने हैं मैक्सिमम, पी में 6 भरने हैं मैक्सिमम, डी में 10 और एफ में 14। इस कंडीशन के अलावा अगर आप इनसे ज़्यादा भरेंगे तो नहीं चलेगा, हाँ इनसे कम भरेंगे तो चलेगा, ठीक है। इनसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप किसी भी सब सेल में नहीं भर सकते। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चे, 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14, ठीक है। तो ये एन और एल से हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है यहाँ पे, ठीक है। एल जब 0 होगा हम किसकी बात करें, एस की। एल जब 1 होगा हम किसकी बात करें, पी की। एल जब 2 होगा हम किसकी बात करें, डी की। और एल जब हमारा क्या होगा, 3 होगा तो हम किसकी बात करें, एफ की, ठीक है। ये माइंड में रखना है। और एक ये जो मैं 2, 6, 10 और 14 बताया है, ये दोनों ही चीज़ें आपको माइंड में रखनी है एंगुलर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, ठीक है। जो आपका एंगुलर क्वांटम नंबर है उसने हमें ये 2 अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है जो आपको माइंड में रखनी है। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए, जो आप बात कर रहे हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस का मीनिंग यहाँ पे होगा बच्चों शार्प, ठीक है। पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड एंड एफ दैट इज फंडामेंटल लाइंस, क्लियर। ये रहेगी बेसिकली इनकी यहाँ पे फुल फॉर्म। अब देखिए मैं थर्ड यहाँ पे क्वांटम नंबर की बात करी, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चों, इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। क्या, इलेक्ट्रॉन को जो है हम ऐसे दिखाएंगे, स्पिन से दिखाएंगे। अभी जो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा उसमें मैं बताऊंगी आपको। ये स्पिन जो है ना, जैसे आपका इसको नॉर्थ पोल मान लीजिए, इसको साउथ मान लीजिए। जब भी हम इस पर मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो नॉर्थ किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ। ये अगर साउथ है, ये नॉर्थ है, और साउथ किसकी तरफ टिल्ट कर जाएगा, नॉर्थ की तरफ। यानी कि अट्रैक्शन होगा, उसमें क्या आएगा, रोटेशन आएगा ना इलेक्ट्रॉन की स्पिन में, ठीक है। तो जो क्वांटम नंबर है वो आपको क्या बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली भी वो कैसे कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, किस किस पॉजिटिव वैल्यूज के साथ आएगा, नेगेटिव वैल्यूज के साथ आएगा, नेग्लेक्ट के साथ आएगा। यानी कि या तो देखो इलेक्ट्रॉन की एक कंडीशन है, या तो ये इधर रोटेट करेगा या इधर करेगा, या फिर अपनी जगह पे ऐसे ही खड़ा रह जाएगा। तीनों ही कंडीशन है ना। तो देखो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो अगर इसके पीछे की हम बात करें तो वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा हमने इलेक्ट्रॉन पे, तब हमें जो ये वैल्यूज़ मिली हैं। तो इसके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ होंगी -L2 + L। एक दूसरे से रिलेट हैं, काफ़ी ईजी है। जब आपकी L की वैल्यू, अगर देखो N की वैल्यू आपको पता है तो आप L निकाल सकते हैं, L की वैल्यू पता है तो आप M निकाल सकते हैं। जब आपके पास L 0 है तो उस टाइम पे आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या रहेगा, 0। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल m से, ठीक है। जब आपका L = 1 है तो m हमारा क्या रहेगा, m = होगा -L2 + L, यानी कि -1 2 + 1। अब -1 से +1 के बीच में क्या क्या आया, -1 0 और 1, 3 वैल्यूज आई है ना यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इनको भी आगे देखते हैं। L = जब आप 2 की बात करते हैं तो m हमारा कौन सा हुआ, -2 2 + 2, यानी कि हमारे पास वैल्यूज हो सकती है -2 -1 0 1 एंड 2। ये 5 वैल्यूज यहाँ पे हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब आप L = 3 की बात करते हैं तो m हमारा हो जाएगा -32 + 3, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। 7 वैल्यूज़ यहाँ पे हमारी ये आएंगी। 1 यहाँ से आई है, 1 वैल्यू यहाँ से आई है, 3 यहाँ से आए हैं, 5 यहाँ से आए हैं और 7 यहाँ से आए हैं, ठीक है। अब जब आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे थे सब शेल में, वहाँ पे आपके जो है थोड़ा प्रॉब्लम आई थी कि हम ऑर्बिटल में ये बोल रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जबकि यहाँ पे तो 6 10 और 14 कुछ ऐसे निकल रहे। तो देखो बच्चों, हमने L = 1 की बात की तो हम किसकी बात करें, P की बात करें। L = 0 की बात करें तो S की बात करें, तो S में तो आपका ये M 0 ही रहेगा, यानी कि एक या 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। L = 1 आया तो हम P की बात करें, यहाँ पे देखो अब 3 सब शेल आ गए बच्चों, जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका हो सकता है नेगेटिव, यानी कि अपोजिट साइड से टिल्ट होके गिर जाए,
ठीक है, नेगेटिव मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे, कई बार पॉजिटिव शो करता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। कौन कौन सी? -1 वैल्यूज भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है और +1 भी दे सकता है। क्या? ये -1 हुई, ये 0, ये +1 हुई। आप अब इनको नाम किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी दे सकते हैं। इसको आप बेसिकली जो आपको मिलेगा नाम इसका, यहाँ पे ये मिलेगा आपको 1 0 -1। अगर बुक के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसको नाम देंगे px, इसको देंगे py और इसको देंगे pz। ठीक है, या फिर 0 जो मिलेगा ना वो आपका pz मिलेगा और जो -1 मिलेगा वो py मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। s का तो आप एक ऐसे ऑर्बिटल बना देंगे, एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर सकते हैं। जब इसके अंदर हम कितने भरेंगे? 6 भरेंगे, क्योंकि हमने बोला था एक के अंदर मैक्सिमम कितने भरेंगे? 2, और 3 है तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ऐसे ही जब हम डी की बात करेंगे ना बच्चों, तो इसमें डी में 5 बने हमारे पास, 5, और 5 में मैक्सिमम आप कितना भर सकते हो? ऐसे 5 बॉक्सेस बनेंगे, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसके सब शेल्स जो हैं 5 बनेंगे इसके अंदर, और इनमें आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम डी की एफ की बात करें तो एफ में 7 बनेंगे, ऐसे 7 बनेंगे, और 7 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो ये 7 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकला आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अप्लाई करने से, और 3 आपका ये यहाँ से निकला। ठीक है बच्चों, नाउ स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, तो बच्चों यहाँ पे जो स्पिन रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो या तो +½ रहेगी या फिर -½ रहेगी। ठीक है, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन अप स्पिन के साथ जा सकता है या डाउन स्पिन के साथ। जब अपवर्ड स्पिन है तो +½ डाउनवर्ड है तो -½ यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन रहेंगी वो 2 टाइप से ही हो सकती है, तो +½ या -½ यानी कि इलेक्ट्रॉन की या तो स्पिन अप साइड होगी या डाउन साइड होगी। तो जब स्पिन क्वांटम नंबर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी s × s+1 h/2π। ये कांस्टेंट है, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होगी। ठीक है, ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं। एस आपकी क्या रहेगी? स्पिन अगर आपको +½ दे रखी तो आप यहाँ पे +½ वैल्यू पुट करेंगे, -½ दे रखी तो आप यहाँ पे -½ पुट करेंगे। ये बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, जैसे हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो एक अप स्पिन में जाएगा, एक डाउन स्पिन में जाएगा। जो अप स्पिन रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? +½ और जो डाउन में रहेगा उसकी क्या रहेगी? -½ ठीक है, अब देखो बच्चों चारों क्वांटम नंबर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे सर्च करना है, जैसे आप अपने घर के किसी रूम में बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, या लेटे हुए हैं, लेटने का अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका विलेज रहेगा। अगर आप किसी विलेज या सिटी या कहीं से भी आप किसी कॉलोनी से या कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, उसके अंदर ये तो हो गया आपका n, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके अंदर ये आपका यहाँ पे हाउस हो गया, ये हो गया आपका L, एंगुलर क्वांटम नंबर। हाउस के अंदर ये आपके रूम्स हो गए 3। प्रोबेबिलिटी क्या है? आप इस रूम में भी मिल सकते हैं, इसमें भी मिल सकते हैं, इसमें भी मिल सकते हैं। ये आपका हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3 रूम है, 5 रूम है, 7 रूम है, कितने भी, या 1 रूम है, तो इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी आपका हो सकता है, यानी कि आपको ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप हो सकते हैं आप इस रूम में बैठे हो सकते हैं इसमें हो, ये सकते हैं इसमें हो। ठीक है, तो जो ये रूम्स हुए घर के अंदर, ये आपका हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो आपका होम हुआ ये क्या हो गया? आपका एंगुलर क्वांटम नंबर, और जो विलेज या टाउन जो भी है आपका, वो आपका क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए बात ये है कि जैसे आप, ये बेड है, ठीक है, और बेड पे आप लेटे हुए हैं, आपका जो हेड है वो इधर है या इधर है, ये भी तो मायने करता है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, आपका हेड ये है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि आपकी जो ओरिएंटेशन है, आपके लेटने की, उठने की, बैठने की, जो भी आप अपने रूम में जैसे बैठे हैं या लेटे हैं, जो भी आपकी ओरिएंटेशन है वो हमारी क्या रहेगी? स्पिन क्वांटम नंबर। आपका रूम आपका क्या रहेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपका घर क्या रहेगा? एंगुलर क्वांटम नंबर। और जो आपका विलेज है वो क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रहता है और हमें उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है हमें कि वो कहाँ मिल सकता है। एक्यूरेट तो हम पता नहीं लगा सकते, बट हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम पता लगा सकते हैं। तो ये आपका, ये लगा लीजिए कि आपका क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगी। एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, होम आपका क्या होगा? एंगुलर क्वांटम नंबर, रूम्स आपका क्या रहेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपकी जो डायरेक्शन है लेटने उठने बैठने की, वो आपके क्या रहेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ये थे हमारे क्या? क्वांटम नंबर।
अब बच्चों इससे ज़्यादा और भी जो इम्पोर्टेंट है, जो कुछ एक बुक्स में जो है उनकी जो शेप्स हैं वो थोड़ा गलत प्रिंट कर रखी हैं, और ये थोड़ा प्रॉब्लम मैं मानती हूँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत ये है, कुछ पता नहीं कैसे क्या सेटअप कर रखा है, पर कोई बात नहीं बच्चों, जैसा हमें जो है हमें तो अपना जो है नॉलेज गेन करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इनके शेप्स जो रहेंगे वो और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे, तो हम जो है उसको वहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जो काफ़ी लंबा सिलसिला है, ऐसे एक लेक्चर में तो कंप्लीट होगा नहीं। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद शेप ऑफ सब सेल्स। क्लियर है? थैंक यू सो मच।